तरह के सवाल क्रिएट होता था तो वो ब्राह्मण से ही सवाल करते थे और कहें कि बाबा जी तनी बताइए कि भूकंप काहे आते हैं, तब वो लोग का बाबा जी उत्तर दिए कुछ समझ में नहीं आया। वो घड़ी तक उनको क्या मालूम है, पृथ्वी के एक कोना पे रह रहे हैं तो उनको पूरे पृथ्वी के बारे में जानकारी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि नहीं समझे, नीचे शंकर भगवान वाला बड़का नगवा रहता है, नगवा जो है कि पूरा पृथ्वी के टांगले है और वही इनकर फनवा जरी दर्द करता है तो ये तनी मनी करबटिया बदलते हैं तब पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है। न जाने ऐसी कितनी सारी बात जो है फवाइद हमारे समाज में दम घिनौना कर दिया है। जिसको कुछ ज्ञान नहीं है वही आदमी ज्ञान देने चलता है इस संसार में। कई लोग यूं कहेगा आपसे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर अगर बात कर लेंगे तो नीचे आदमी रहता है और पृथ्वी के ऊपर वो आदमी रहता है। आप स्वर्ग के फेरा में मत रहिए कि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग वर्ग कुछ होता नहीं है, अगर होता भी होगा तब भी हम प्रमाणित करते रहे। ठीक है कि स्वर्ग होता है, मान लेते हैं कि चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज यदि आप 11th क्लास में हैं या फिर आप 12th क्लास में हैं और आपका अगर ज्योग्राफी है तो उन दोनों बच्चों के लिए ज्योग्राफी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है कि ज्योग्राफी क्या है, इसको हम सही तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी के फादर तो सब लोग जानते हैं, व्यवस्थित जनक को भी जानेंगे और एक प्रवृत्ति समझते आएंगे कि पहले ज्योग्राफी किस रूप में होते थे और आज के डेट में ज्योग्राफी किस रूप में हो गई। यानी प्रॉपर अगर बात कर ले तो 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ज्योग्राफी का आज डेमो क्लास। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल। सबसे पहले एक शब्द आता है ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में लिखते हैं सर भूगोल। अब ये आता है शब्द कि भाई भूगोल है क्या, इसको देखेंगे। तो भूगोल को एक अच्छे तरीके से परिभाषित के लिए हम सहारा लेना चाहेंगे एक बहुत बड़े ज्योग्राफर जिनका नाम है इराटोस्थेनीज। ध्यान रखेंगे बात को, ये इराटोस्थेनीज के बारे में हम अभी बात करेंगे। इनसे पहले शॉर्टली अगर समझा दे तो भूगोल के जो जनक हैं वो है हिकेटियस। ये ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ ज्योग्राफी किन्हें कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। तो हिकेटियस भूगोल के पिता कहलाते हैं। लेकिन ये जो इराटोस्थेनीज जो वर्ड देख रहे हैं ये भूगोल के व्यवस्थित पिता कहलाते हैं, यानी व्यवस्थित जनक कहे जाते हैं। अब ये व्यवस्थित जनक कैसे कहे जाते हैं अब यहाँ पे हम आपको बताएं। कहते हैं कि 276 से लेकर करके और 194 ईसा पूर्व की बातें हैं, यानी शॉर्टली BC लिखते हैं। यदि आप पहले से हमारे चैनल पे अगर हमसे पढ़ते आ रहे होंगे तो ये तो अब तक आपको समझ में आ गया है कि सर ईसा पूर्व जो है वो पीछे की ओर खिसकता है, यानी ईसा पूर्व समय आगे भागेगा और लिखेंगे इसको घटते क्रम में। तो पहले जो आएगा वो होगा 276, फिर एक साल के बाद 275, ऐसे घटते 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 200 के खत्म हुआ, उसके बाद आ गया 194। तो ये इतने समय काल के बीच ही एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाता है क्योंकि पुरानी बातें हैं। आज से 0 से लेकर करके और 2000 साल इधर हो गया और 0 से भी पहले कितनी बात चल रही भाई, तो 276 194 के बीच में, यानी 2400 वर्ष के आसपास की जब बात आ रही है 2300-2400, तो उस समय में जो बातें हैं वो एग्जैक्ट नहीं कही जा रही कि इतना ही समय में यूज किए गए होंगे। लेकिन एक टाइम पीरियड लिया गया है कि 276 से लेकर के और 194 ईसा पूर्व के बीच जो है ये इराटोस्थेनीज जो है ये भूगोल शब्द को बताएं कि ये जो भूगोल है ये कितने शब्दों के मिलने से बना है। तो ये ध्यान से सुनेंगे, ये जो है ये बताएं कि ज्योग्राफी जो है वो 2 ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। एक को कहें कि जियो और दूसरा को कहें कि ग्राफोस। बारीकी से समझते चलेंगे आराम से। कई लोग क्या कहते हैं कि जियो और दूसरा कहते हैं ग्राफी। जियोग्राफी शब्द कैसे आया भाई, तो कहेंगे कि ये 2 शब्दों के मिलने से बना है। एक कहेंगे जियो और दूसरा कहेंगे कि ग्राफी। लेकिन ये ध्यान सुनिए, जब हम कहें कि जियो और दूसरा कहें कि ग्राफी तो इससे कोई शब्द बनता है क्या? भला मान लेते हैं कि अगर हमारी उत्पत्ति हमारे पिता से हुआ है तो हमारे पिता जैसा सेम टू सेम जब हम जन्म ले लेंगे तब हमारे पिता जैसा सेम टू सेम मोछ, सेम टू सेम दाढ़ी और सेम टू सेम जैसे कि भुजा, शरीर उरीर, उतना लंबाई चौड़ाई उम्र नहीं ना हो जाएगा सर। तो ये ध्यान सुनेंगे, हाँ अगर हमारी उत्पत्ति हमारे पिता से हुआ है तो हमारे शरीर के कुछ भाग या कुछ एक्टिविटीज हमारे पिता से मेल खाएगी। यानी वही बात कह रहे हैं कि जब हम बड़ा होंगे किसी को देखे होंगे कि जैसे ही किसी
किसी को देखते हैं तो उनके पिताजी का याद आ जाता है और आपको लगता है अरे तू फलना के लड़का काहे हो, माने उनका लड़का है तू, तो कहता है हाँ हमारे पापा का नाम ई है, तो आप समझ जाते हैं। ये कैसे कहते हैं कि जब उनकर जो आप जिसको जानते हैं उनका नाम जो लिए, तो उनका जो पुत्र है उनके पुत्र को देखेंगे तो कुछ चेहरा दिखता है। तो अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि ग्राफोस से मिलकर के ग्राफी बना है, तो ये तो बात हो गया कि भाई ग्राफोस से ग्राफी बना है, लेकिन हम कहेंगे ग्राफी से ही ग्राफी बना है, तो इसका कोई अर्थ निकलता है क्या जी? लेकिन बहुत सारे टीचर बोलेंगे कि जियो और दूसरा ग्राफी, जियो माने होगी आपका पृथ्वी और ग्राफी माने होगी मापना यानी मेजरमेंट, अब पृथ्वी के मापना भूगोल कहलाता है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है कि पृथ्वी के मापना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के मापना अलग वर्ड है और वर्णन अलग वर्ड है। बढ़िया सुनेंगे, वर्णन जब हम कहेंगे तो ये अलग बात स्पष्ट करेगी और मापन जब कहेंगे तो अलग जो है स्पष्ट करेगी। देखिए मापन का मतलब लंबाई चौड़ाई। जैसे अगर हम यहाँ पे खड़ा हो जाए मंच पे और आप इंची टेप लेकर के आए और हमारी लंबाई और चौड़ाई माप ले, तो क्या हमारी लंबाई और चौड़ाई माप कर करके और किसी को बताइए कि भरतिया की लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, तो क्या वो मेरे बारे में जान गया? नहीं जानेगा। जैसे सिंपली हम बात करते हैं, हमारे यहाँ अगर शादी होता है लड़का और लड़की के, तो ओकरा में बीच में वो मीडिएटर होता है, आप सब जानते हैं, जिसको गांव में अगुआ कहते हैं। तो जब अगुआ किसी लड़का के बारे में बताता है तो ऐसे उससे लड़की वाले जो होते हैं वो पूछते हैं कि लड़का के बारे में बताई। तो यहाँ दो बात के जोर से सुनेंगे, या तो हम अगर कहेंगे वर्णन करना यानी एक्सप्लेन, तो उसके सारी बातें चलते हैं कि लड़का इतना में पढ़ता है, लड़का की इतना खेत है, लड़का के बाबूजी करते हैं, मम्मी करते हैं। तो अगुआ को लड़की वाले खाली दो बात बोले कि लड़का के बारे में अबाउट, याद रखेंगे, के बारे में कहते हैं तो होता है बात इतना, और या तो कहेंगे कि लड़का के बारे में कुछ पूरा बताइएगा डिटेल्स यानी वर्णन, तब तो यहां हम ध्यान से सुनेंगे। अगर मापन कहेंगे तो लंबाई चौड़ाई भी मापन में आता है, लेकिन उससे कोई सटीक जो है वो परिभाषा नहीं निकल सकता है। इसके लिए दो टर्म्स का यूज करना होगा। जैसे कोई कहे कि भरतिया के बारे में, तो खाली तुम लंबाई चौड़ाई बताओगे मेरे बारे में, भरतिया के बारे में बताओगे कि हाँ आर्ट्स क्लास नामक एक चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइबर कम है बट कंटेंट ठीक ठाक ही आता है, वीडियोस लेट से आते हैं या जो भी होते हैं पूरी नहीं कंप्लीट कराते, लेकिन जितना वीडियो मिलता है वो अच्छा। आप अपने हिसाब से अगर बुराई करना है तो बुराई के हिसाब से, अच्छाई करना है तो अच्छाई के हिसाब से, और भी मेरे बारे में जितना आपके पास जानकारी होगा वो सब आप देंगे। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का कोई जैसे कि जिज्ञासा नहीं है। अब बात रह गई लंबाई चौड़ाई को लेकर के, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की बात अगर हम कर ले तो पृथ्वी के जो त्रिज्या है, त्रिज्या आप जानते हो, पृथ्वी का केंद्र से अगर इधर देखे तो इसको कहते हैं रेडियस। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये एक रेडियस हो गया और इधर से एक रेडियस। अगर दो गो रेडियस यानी दो रेडियस यानी त्रिज्या, याद रखेंगे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। तो आप डायमीटर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, डायमीटर जिसको व्यास बोलते हैं, डायमीटर बराबर होता है आपका 2 इंटू रेडियस यानी 2 गुणे त्रिज्या, ये आप पढ़े हैं। तो पृथ्वी के त्रिज्या है लगभग 6370 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो आप इसको अगर डबल कर देंगे तो बताइए वो पृथ्वी का क्या निकल के आ जाएगा? तो व्यास निकल के आ जाएगा। तो पृथ्वी के लंबाई और चौड़ाई नाप देंगे तो क्या भूगोल खत्म हो गया? नहीं। तो यहाँ पे दो टर्म का आप यूज कर सकते हैं, एक ज्योग्राफी यानी भूगोल के अच्छा खासा परिभाषा और डेफिनेशन देने को लेकर के। इसके अलावा अभी हम बताएंगे कि इसके अलावा आप भी बड़े बड़े ज्योग्राफर की तरह पृथ्वी के संदर्भ में, भूगोल के संदर्भ में आप परिभाषा बना सकते हो, और कैसे बनती है पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। पहले बात करते हैं इरेटोस्थेनिस के हिसाब से। अगर इरेटोस्थेनिस क्या कर रहे हैं कि जियोग्राफी जो है ये दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। एक जियो है जिसका मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ यानी पृथ्वी, दूसरा है आपका ग्राफोस। तो हम आपको बता रहे थे कि आप पृथ्वी के संदर्भ में जब आप भूगोल का परिभाषा दे रहे हैं तो कुछ भी परिभाषा देंगे, बस ये देखेंगे कि अर्थ जो निकल करके आएगा वो भूगोल में पृथ्वी का वर्णन करा दे। याद रखेंगे, यदि पृथ्वी का पूरा एक्सप्लेनेशन अगर आपके परिभाषा में है तो वो परिभाषा सर भूगोल के संदर्भ में मान्य होगा। तो ये इरेटोस्थेनिस क्या कह रहे हैं कि जियोग्राफी दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, और एक ग्रीक शब्द है जियो और दूसरा ग्रीक शब्द है ग्राफोस। कई बार ये भी पूछे जाएंगे कि कौन शब्द के मिलने से बना है, तो आप याद रखें
रखेंगे ग्रीक शब्द, ये याद रखेंगे ग्रीक शब्द। अब ये ग्रीक क्या है, तो यूनान में ही कहते हैं, जैसे हम आपको शॉर्टली समझा दें। हम अब लिखते हैं इंडिया, ये याद रखेंगे, ऐसे भी लिखते हैं इंडिया और ऐसे भी लिखते हैं सर इंडिया। भारत को कहते हैं, हिंदुस्तान को कहते हैं। ठीक उसी तरह से यूनान को अंग्रेजी में ग्रीक कहते हैं, तो अंग्रेजी में ग्रीक ना लिख करके और उसी ग्रीस को याद रखेंगे, ऐसे ग्रीक लिख दिए। तो ये याद रखना है कि ज्योग्राफी की जो बात कर ले, ज्योग्राफी तो दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, इसका मतलब है कि यूनान के ही दो वर्ड लिए गए हैं। देखिए आप लगभग चीजों पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा कि ये दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। आप साइंस में भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों के बारे में आप देखेंगे कि ग्रीक शब्दों के मिलने से बना। जैसे फिजिक्स में फ्यूसिस को ले लीजिए तो ग्रीक शब्दों के से बना है। इसके अलावा आप ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे, बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे और यहां पर भी तो कहीं लैटिन शब्द का इस्तेमाल बहुत कम जानते होंगे, लेकिन ग्रीक शब्द ज्यादा आएगा। तो ये याद रखेंगे। यहां जो ग्रीक शब्द की अगर हम बात करते हैं तो आपको यह ध्यान जाना चाहिए यूनान के ऊपर में, और 10वां के इतिहास में आपको पढ़ना था कि यूनान एक समय में ज्ञान और विज्ञान के मामले में प्रेरणा के स्रोत माना जाता था। यानी ज्ञान अगर कहीं से उभरे थे तो वो कौन है, तो यूनान है। तो ये ध्यान रखेंगे, यूनान से ही शब्द लिया गया है और ये यूनान के ही विद्वान हैं, जिनका नाम क्या है, तो इरेटोस्थेनेस। तो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी का वर्णन ही क्या है सर, तो भूगोल है। या फिर कहेंगे कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या है, तो भूगोल है। ये पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो क्या है, भूगोल है। पृथ्वी का वर्णन क्या है, भूगोल है। ये सारी परिभाषाएं मान्य होगी। अब हम आते हैं कुछ प्रमुख विद्वानों के हिसाब से कि वो पृथ्वी में और भूगोल के विषय में क्या बताएं। तो ये याद रखेंगे। सबसे पहले तो एक बात आपको याद रखना है कि 19वीं शताब्दी में जाकर करके और स्वतंत्र रूप से भूगोल में अध्ययन करने का अवसर जो है वो मिला। इससे पहले स्वतंत्र रूप से भूगोल जो है वो अध्ययन करने का कोई विषय नहीं था, लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते पूरे विश्व में स्वतंत्र विषय के रूप में ये अध्ययन के लिए आ गया। इसके अलावा जब 20वीं शताब्दी की अगर हम बात कर ले तो 20वीं शताब्दी में इसमें जो भी पर्यावरणीय चीजों के बारे में पढ़ते थे, खास करके भौतिक पर्यावरण को लेकर करके, यानी भौतिक भूगोल टाइप के, तो 20वीं सदी आते आते इसमें मानवीय क्रियाकलाप जो भी थे उसको भी भूगोल के साथ में जोड़ दिया गया। जैसे परिवहन वगैरह हो गए, जनसंख्या वगैरह हो गए, ये सारा कुछ जो है वो भूगोल के साथ जोड़ दिए गए। कब जोड़े गए, तो 20वीं शताब्दी में। और याद रखेंगे बहुत सारे विद्वान, जैसे कैलेडियस एक विद्वान के नाम अभी बताएंगे आपको, उनकी विचारधारा, लेकिन उनसे पहले आर्थर होम्स के हिसाब से सुन लेंगे। आर्थर होम्स क्या कह रहे हैं कि भूगोल में, याद रखेंगे, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। जो मानव के रहने का स्थान है उसे ही क्या कहते हैं सर, तो भूगोल कहते हैं। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात आर्थर होम्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो मानव के रहने का स्थान है। तो मानव कहां रहता है, तो पृथ्वी के ऊपर धरातल पे ही तो रहता है ना। तो ये मानव रहेगा कहां भाई, तो पृथ्वी। तो ये धरातल का स्टडी क्या कहलाएगा, इस धरातल पे जितने पर्वत, पठार, नदी, झील, तालाब, ये सारा कुछ आ जाए वो क्या है, तो भूगोल है। कोई दिक्कत। अब कैलेडियस साहब कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी को स्वर्ग के झलक में दिखाया जाता है। अब ये स्वर्ग क्या होता है ये तो किसने नहीं जाना है, लेकिन स्वर्ग की बात जब आती है तो लोग ऐसा समझते हैं कि सुंदर सुंदर परियां होंगे, पूरे फूल बागान होंगे, पूरे एकदम मौसम बढ़िया होगा और एकदम जैसे कि वहां अरी परी के अलावे बढ़िया घर होगा। अच्छा कर्म करके जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो बढ़िया घर मिलेगा, बढ़िया सब सुख सुविधा। ये तो होता है क्या, ये तो किसने नहीं जाना है, और ये होता है ये नहीं है, क्योंकि कहां स्वर्ग मिलेगा। आदमी जो है आजकल साइंस इतना डेवलप हो गया है कि चांद तो छोड़ दीजिए, अलग अलग ग्रह पर चले गए हैं। आप सोच समझते हैं कि पृथ्वी के मापन की जिस बारे में आप बात करते हैं, तो पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में पृथ्वी जो है एक कण के भांति है। यानी ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें पृथ्वी अगर बात कर ले तो इतनी बड़ी पृथ्वी जिसपे बड़े
बड़े बड़े पर्वत है, बड़े बड़े सागर है। पर्वत को देखेंगे तो लगेगा बाप कितना भयावह बड़ा बड़ा पर्वत है, और ऐसा न जाने कितने पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो अलग अलग चीजें मिलेंगे आपको। समुद्र देखेंगे तो लगेगा कि और छोर ही नहीं है। और इतने बड़े पृथ्वी को अगर हम एक ब्रह्मांड से कंपेयर कर देंगे तो उस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक कण की भांति हो जाएगी। और हमारे वैज्ञानिक वाले क्या है कि मिल्की वे के माध्यम से वो क्या किए कि लगभग ब्रह्मांड का भी अंदाजा लगा दिए। वो ब्रह्मांड जो आज भी पूरे दुनिया में अगर बात कर ले तो आज भी ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है, तो इसका भी सत्यापन हो गया। जब आप बिग बैंग थ्योरी पढ़िएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। तो आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन उसका भी जो है कि पता लगा लिया है, लंबाई चौड़ाई व्यास उवास त्रिज्या निकाल के ठीक कर लिया है। तब बताइए कि पृथ्वी के लंबाई चौड़ाई मापना कोई बड़ी बात है जी? कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं आपसे, ये जो पृथ्वी है ये याद रखेंगे, इसका वर्णन आना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि कैलेडियस कह रहे हैं कि पृथ्वी को स्वर्ग के झलक में, और मनुष्य जो है ना वो हर ग्रह पे चल गया है, लेकिन कहीं स्वर्ग मिलता उलता नहीं है। ये सब काल्पनिक बातें हैं कि स्वर्ग होते हैं ऊपर। कई लोग सनातन धर्म में देखिएगा तो कहा जाता है कि शंकर जी कैलाश पर रहते हैं और कैलाशे पर तांडव करते हैं, उनका घर कैलाशे पे है। तब प्राचीन काल में सब लोग को लगा कि कोई मनुष्य जो है वो कैलाश पे नहीं चढ़ पाएगा, तो कैलाश पे नहीं चढ़ पाएगा भाई, तो क्या किया जाए? तो ओकरे लिख दिया कि वो कैलाश पर्वत जो है सबसे ऊपर में, वहीं पे शंकर जी रहते हैं। लेकिन वो लोग को क्या मालूम है प्राचीन काल के कि आधुनिक काल में न जाने कितना लोग कैलाश पर्वत पे चढ़ चढ़ के रिकॉर्ड बना लेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट जो पर्वत चोटियां आप जानते होंगे, संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां 2 मीटर बढ़ गई है, 8,850 मीटर हो गई है। अब वो कैसे बढ़ती है हम बताएंगे आपको, जब प्लेटों का खिंचाव को लेकर के कि इंडियन प्लेट ऊपर की ओर जो है से कि खींची चली जा रही है, तो प्रेशर पड़ रहे हैं, तो नीचे के जमीन का जो अवसाद है वो ऊपर की ओर उठा है, जिसके कारण 2 मीटर जो है वो माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की ऊंचाई बढ़ गई है। और माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी के ऊपरी जो सिरा है वो है, उसी को कहते हैं कैलाश। और कैलाश पे न जाने कितने लोग जो है वो जाकर के अपना रिकॉर्ड बनाए हैं, किसी को शंकर भगवान और पार्वती जी नहीं मिले। सर बात ना। तो अंधभक्ति का हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा ढेर है, जाल है। आप खूब कस के मानते हैं, मानने वाले को बस यही लगता है कि गॉड तो होते हैं, माने उनके अंदर इतनी तो एनर्जी आ जाता है कि भगवान पे खूब भरोसा होता है। कोई भगवान के विरुद्ध बात करे तो वो कहेगा कि आदमी कैसन है, इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, अभी ऐसे ऐसी बात बोल रहा है, शायद लगता है इसके साथ कोई होनी हो जाएगा, अशुभ ना हो जाए। इतनी डर बनी हुई है कि विरुद्ध में कोई आदमी बात कर ही नहीं सकता है। भूगोल उन सभी चीजों को निकाल करके फेंक देगा, लेकिन आप बारीकी से पढ़ेंगे तब। आओ तो आओ, सनातन धर्म में किसी को नहीं मिला ब्राह्मण के, तो कई लोग को ब्राह्मण के इतना भर बुद्धि नहीं था, तो कोई पूछा, चूंकि उस समय ब्राह्मण ही शिक्षा देने का काम करते थे, तो समाज में किसी लोगों को अगर किसी तरह के सवाल क्रिएट होता था तो वो ब्राह्मण से ही सवाल करते थे और कहें कि बाबा जी तनी बताइए कि भूकंप काहे आते हैं। तब वो लोग का बाबा जी उत्तर दिए, कुछ समझ में नहीं आया। वो घड़ी तक उनको क्या मालूम है, पृथ्वी के कोना पे रह रहे हैं तो उनको पूरे पृथ्वी के बारे में जानकारी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि नहीं समझे, नीचे शंकर भगवान वाला बड़का नगवा रहता है और ये नगवा जो है फुफकारता है, माने ये नगवा जो है से कि पूरा पृथ्विया के टांगले है और वही इनकर फनवा जरी दर्द करता है तो ये तनी मनी करबटिया बदलते हैं तब पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है। न जाने ऐसी कितनी सारी बात जो है फवाइद हमारे समाज में दम घिनौना कर दिया है। जिसको कुछ ज्ञान नहीं है वही आदमी ज्ञान देने चलता है इस संसार में, सब तो ज्ञानी है यहाँ। अब यहाँ सुनिए, कई लोग यूं कहेगा आपसे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर अगर बात कर लेंगे तो नीचे आदमी रहता है और पृथ्वी के ऊपर वो आदमी रहता है, आपको ऐसे कहेगा। और ऊपर में चल जाइए आप, अंगल मंगल ग्रह पूरा ब्रह्मांड पार कर लो, ब्रह्मांड के पूरा दायरा में तुमको कहूं कोई आदमी नहीं मिलेगा। और पृथ्वी के रह गई बात कि नीचे आदमी रहता है, तो नीचे आदमी कैसे रह सकता है सर? जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे अंदर वाला भाग में, वैसे वैसे तापमान, दाब और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मनुष्य लाइफ वहां पॉसिबल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 4000-5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इधर होता है,
तो इधर कितना भी धातु हाई गलनांक वाला रहेगा वो पिघल करके लिक्विड यहाँ पानी हो जाएगा। तो नीचे सब आदमी रहता है, नीचे हूँ बस चलता है, नीचे हूँ सड़क होता है, ये सब हमारे समाज में अफवाहित बात है। तो ये सब कैसे नीचे होगा? आदमी स्टील बॉडी भी पहन कर आएगा वो पिघल जाएगा, इतना तापमान है, इतना हीट है, तो कैसे आदमी बनाता है भगवान भाई नीचे? तो ये बात सबके सब सरासर झूठ है, सब गलत बात है। हमारे यहाँ इतने वैज्ञानिक साइंस लोग आगे बढ़ गई है कि चांद अलग अलग ग्रह पे चल गए हैं, वो अलग बात है कि थोड़ा सा इंटरनल वाले भागों में जानने का एकदम ठोस जानकारी जो है वैज्ञानिकों के पास नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे हम बहुत अंदर तक गहराई तक नहीं जा सकते हैं। हाँ, ऊपर में अनंत तक जा सकते हैं हवा में यान वान बना करके। चलिए ध्यान रखेंगे बात को। तो हम ये अभी बात कर रहे हैं कि स्वर्ग के बारे में। भाई भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी को किसके झलक के रूप में दिखाते हैं? तो स्वर्ग के। तो स्वर्ग ना तो कोई देखा है ना तो कोई सुना है, और हम तो आपसे भी कहते हैं कि स्वर्ग के फेरा में मत रहिए कि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग वर्ग कुछ होता नहीं है, अगर होता भी होगा तब भी हम प्रमाणित करते रहे। ठीक है कि स्वर्ग होता है, मान लेते हैं कि स्वर्ग होता है, लेकिन आप सोचिए कि जो शरीर मर जाएगा तो ये शरीर तो इस धरती पर ही रह जाएगा। तो आप जब स्वर्ग में जाइएगा आपको सुंदर पकवान मिलल है, खूब बढ़िया एकदम मजगर, आ खाए ला तोरा पास जीभे नहीं है, तोरा भी चिबावे ला दांते नहीं है, तो वो पकवान का आप आनंद कैसे ले सकते हैं? आप सोचिए कि आपके बॉडी में कहीं आत्मा से, अरे भैया आत्मा तो मरते नहीं है तब भी रहता है जब तक बॉडी डेट ना कर जाए। आप सोचिए कि आपको बुखार लगल है, बीमार है, और आपका बॉडी का जो पार्ट्स है, ज्ञान इंद्रियां, ये तनी मनी अनबैलेंस है, अपसेंट है। आत्मा बॉडी में है अभी, लेकिन फिर भी बुखार लगल है, अब खूब बढ़िया जैसे कि पकवान मिल जाए, खाए की इच्छा नहीं करता है। क्यों? आपका अभी ज्ञान इंद्रियां जो भी आंख कान नाक मुंह जीभ त्वचा ये सब है, जिससे आप उसका सुख और दुख स्वाद उस सबका स्पष्टीकरण अनुभव ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं, वो तनी व्यस्त है। सर बात ना, तो आपको कितना भी बढ़िया सुंदर पकवान मिल जाए वो चीजें अच्छा नहीं लगता है। बताइए, जीभ नहीं रहेगा और सूंघे वाला नाक नहीं रहेगा तो क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या पता चल रहा है? अब बताइए, सारा कुछ बॉडी यही छोड़ करके जाएंगे तो वहां गद्दा मिलेगा, तो आत्मा वाला बड़का गदवा कैसे मारेगा? देहिया यहाँ रहेगा तो ना देहिया से इसे डोलाएंगे भार देके। अब आत्मा गद्दा पर रहेगा कि पकवान खाएगा कि सुंदर पड़िए रहेगा, तो तू क्या बिगाड़ लेगा? फिल्म में नहीं देखा कि आत्मा इन्हें से पार हो जाता है? तो शरीर रहेगा तब ना सुख और दुख, हर तरह के वातावरण, खान पान, गद्दा फद्दा सबके अनुभव ले सकते हो। लेकिन ये शरीर तो यहीं पे जल जाएगा या तो कब्र में दफन हो जाएगा, तो ऊपर उस स्वर्गवा में जाएंगे तो कैसन कौन मजा आपको मिलेगा? स्वर बात ना, इसीलिए सारा मन के भ्रमित है, सबके फेरा मत रहिए। धार्मिक ग्रंथ सब चीज बढ़ा चढ़ा के लिखे गए हैं। आप 12th तक पढ़ते पढ़ते आपका मनोबिलिटी हो जाएगा एनसीईआरटी बुक के हिसाब से कि सब चीज बकवास है। ध्यान सुनेंगे। तो कैलेडियस कहते हैं कि भाई स्वर्ग के, तो कैलेडियस की बात ये नहीं है कि स्वर्ग का कहने का मतलब ये है, कैलेडियस ये कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग का हम इमेजिन करते हैं वो सारा कुछ जो है हमारे पृथ्वी पर है। जैसे आप जम्मू कश्मीर के एरिया में चले जाएंगे, हाँ बर्फीली एकदम पूरा पर्वत बर्फ से ढका रहेंगे, सुहावनी मौसम आएगा। अलग अलग जगह पे जब जाएंगे कहीं प्रकृति का नजारा देखेंगे, दूर तक समुद्र, और समुद्र की जो लहरें हैं वो एकदम तट से आती है और वहां पे आप पास में बैठोगे, आपके पैरों को चूम करके चली जाएगी समुद्र की लहरें, आपको मजा आएगा, लगेगा कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है, मानो कि एकदम हम स्वर्ग में आ गए। तो वही भाव यहां देख करके कहते हैं कि पृथ्वी जो है भाई, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी को स्वर्ग के झलक में दिखाते हैं। तो आप अपना कोई भी भाव डाल करके और यहाँ पे आप परिभाषा बना सकते हैं, जो परिभाषा केवल और केवल पृथ्वी का वर्णन या तो पृथ्वी के बारे में उस परिभाषा से स्पष्टीकरण होता है। तो बस आपको इतनी बात याद रखना है कि भूगोल के जो व्यवस्थित जनक है वो कौन हो गए? तो इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज भूगोल के व्यवस्थित जनक है, यूनान के रहे वाला आदमी है। यही बताए हैं 276 से 194 ईसा पूर्व के बीच में कि ये ज्योग्राफी जो है वो दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, एक जियो और दूसरा ग्राफोस। जियो माने पृथ्वी और ग्राफोस माने वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ही क्या है? तो भूगोल है। और से भूगोल के पिता की बात कर ले तो पिता हो जाएंगे आपके हिकेटियस। 19वीं शताब्दी में याद रखेंगे स्वतंत्र विषय के रूप में इसको पढ़ने का मौका मिला वर्ल्ड के लोगों को, और 20वीं शताब्दी में इनके साथ मानवीय क्रियाकलापों को भी जोड़ दिया गया। अगर इतने बेसिक सी बात अगर आप भूगोल के संदर्भ में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भूगोल में जो नेचर का हम लोग स्टडी करते हैं, कई लोग कहते हैं तो भगवान नहीं होता है, तो हम लोग ये नेचर प्रकृति किसको कहते हैं?
तो प्राकृतिक कहने का तात्पर्य आप सुनिए, जो हम लिखते हैं ना कि भगवान, भगवान होते हैं, तो भ से यहाँ पे वो मोटा मोटी आप नेचर को समझ सकते हैं। भगवान मतलब आप पृथ्वी पर पर्वत, झील, पठार, इस सबको आप ईश्वर कह सकते हो, ये नेचर का हिस्सा है। तब भ से हो गया भूमि और ग से हो गया सर आपका गगन, गगन मतलब आकाश, और वा से बात कर ले तो वा से होता है आपका वायु, और न से बात कर ले तो आपका होता है सर नीर, नीर मतलब जल। तो कहीं ना कहीं हम इसी पे निर्भर हैं, इसी पे डिपेंड हैं। अगर ये सभी में से कोई खत्म हो गया, हमारा लाइफ नहीं है। कोई भगवान नहीं होता है, भगवान पे हम नहीं आश्रित नहीं है, हमको कोई भी कंट्रोल करता है तो यही सब जो है तत्व कंट्रोल करता है। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सभी तरह के मौसम से लेकर के सारा कुछ इसी से होता है। तो भूमि हो गया, गगन हो गया, आकाश, वायु हो गया, और नीर यानी जल, यही सबसे जिंदा है और यही मेरा मालिक है, यही हमारा भगवान है, यही ईश्वर है। इसको ज्योग्राफी के शब्दों में प्रकृति बोलते हैं, याद रखेंगे, नेचर बोलेंगे। ठीक है, तो हम जान पाए होंगे कि आप काफी सारी चीज आपको आज की वीडियो क्लास से अगर पूरी देखे होंगे तो सीखने के लिए मिला होगा। थोड़ा सा फास्ट अगर बोलते होंगे, जल्दी जल्दी बोलते होंगे, तो आप कमेंट करिएगा कि सर ऐसे समझाओ, सर धीरे धीरे समझाओ। आप अपना बोलेंगे, हम आपके स्टाइल से ढलना पसंद बिल्कुल करेंगे। और अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिया कीजिए। और ये सबका हो गया डेमो, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब लोग आप आकर के आर्ट्स क्लास पे अपना तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। यहाँ केवल नोट्स का पैसा लगता है, नोट्स है विथ एक्स्ट्रा गाइड। आपको क्या करना है, नहीं करना है, पहले क्या पढ़े, बाद में क्या पढ़े, आप व्हाट्सएप से जब मन तब आप जो है हमसे आप अंडर में रह करके और पूरा गाइडलाइन में आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए केवल नोट्स का पैसा आपको देना होगा। बाकी यूट्यूब पे वीडियो सबके प्लेलिस्ट के लिए डाले जाते हैं, आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अब अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।